हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। तो आज T20 2022 का वर्ल्ड कप फाइनल होना था, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का, और ये मैच इंग्लैंड ने 5 विकेट के नुकसान से जीत लिया है। ये वही इंग्लैंड है जो ऑस्ट्रेलिया में जब आई थी बायलेटरल सीरीज खेलने के लिए, तो वहां पर बटलर ने 2-1 से वो सीरीज को जीता था। और एक इंसिडेंस जो मुझे याद आता है उसका कि जब मैथ्यू वेड ने रन आउट करने की कोशिश की थी और जो कैच आया था मार्क वुड के पास, उसको वो कैच को मतलब एक तरह से नॉट इन क्रिकेट स्पिरिट की तरफ से उन्होंने मैथ्यू वेड का वो इंस्टांस हुआ था। तो वहां पर बटलर ने एक इंसिडेंस कहा था कि मैं चाहता तो इस पे हम लोग अपील कर सकते थे, लेकिन अभी वर्ल्ड कप्स आने वाले हैं और ये टूर्नामेंट और ये जो हमारा ये जो जो टूर है, ये बहुत लंबा टूर है, तो मैं शुरुआत में कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहता था। तो वो माइंडसेट उसका एकदम क्लियर था कि मुझे यहाँ क्या करना है, मैं यहाँ पे किस पर्पस के लिए आया हूँ, मुझे कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना है। वी जस्ट वांट टू प्ले द मैच। देन उसके बाद उनकी इंग्लैंड की अफगानिस्तान से बहुत ही कम मार्जिन से मतलब कम रनों पर ज़्यादा विकेट नुकसान पर वो मैच जीतते हैं। वो 5 विकेट से वो मैच जीता। उसके बाद फिर आयरलैंड के साथ वो 5 रनों से डकवर्थ लुइस की तरफ से मैच हार जाते हैं। उसके बाद जो मेलबर्न में तीसरा मैच था उनका ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो रद्द हो जाता है। वहाँ पर उस इंग्लैंड टीम को आप नज़र रखिए और वहाँ से जो वो क्रिकेट खेल कर आए हैं उस पर आप नज़र रखिए। क्लियरली विजन मतलब फेवरेट थी इंग्लैंड इस सीरीज को जीतने के लिए, लेकिन जिस अंदाज से वो खेला, जिस अंदाज से उन्होंने न्यूजीलैंड को बीट किया, फिर श्रीलंका को हराया, फिर आपके जाकर लास्ट में उसके बाद सेमीफाइनल में जिस तरह से इंडिया को हराया उन्होंने, बिल्कुल नॉकआउट और डाउन आउट करके, वहां से पूरा का पूरा गेम चेंज हुआ इंग्लैंड का। और जो इंग्लैंड अपने प्रोसेस के तहत पे जाती है, उसी प्रोसेस के तहत पे टॉस जीता, फर्स्ट बैटिंग करने का फैसला लिया। जब फर्स्ट फील्डिंग करने का फैसला लिया, जब वो फील्डिंग करने का फैसला ले लिए, तो इससे मतलब है कि वो क्लियर कट मैसेज दे रहे हैं, आप जितने रन बनाना बना लो, हम चेस करेंगे, मेरे को अपनी बैटिंग पे पूरा भरोसा है। तो यहां पर पाकिस्तान गलती कर रही है। यहां पर पाकिस्तान ने यह गलती कर दी कि उन्होंने जो मतलब मैं आपको लास्ट वीडियो भी मेरा आप देख सकते हो, उसमें भी मैंने आपको ये बोला कि पाकिस्तान को यहां पर एक सरप्राइज करना पड़ेगा उनको, क्योंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तान का किस तरीके का गेम प्लान है, पाकिस्तान का किस तरह से मैच होगा, कि वो आपके बाबर आजम और रिजवान पायलट इनिंग को इस प्लेटफॉर्म पे देंगे, अर्ली विकेट लूज होने नहीं देंगे, और 6-7 ओवर तक मैच चलेगा। उसके बाद फिर 6-7 7.5 का रन रेट से वो खेलेंगे, और उसके बाद फिर लास्ट में पावर हिटर्स के उनका रोल प्ले आएगा। लेकिन पाकिस्तान को यहाँ पर ये करना था कि उसको मैंने बताया था कि अब रिजवान या बाबर आजम को, दोनों में से एक को चार्ज लेना था, और बाबर आजम को वहां पे लेना था, क्योंकि बाबर आजम उतने तगड़े शॉट्स नहीं लगा पाते हैं पावर प्ले खत्म होने के बाद कि जितने वो पावर प्ले में लगा सकते हैं। उनको वो डाउन द ट्रैक या फिर हवाई हमले शॉट्स, ये उनको खेलना था, ताकि अपने, क्योंकि कैप्टन जो होता है ना, वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट होता है, उसको उस तरीके से खेलना पड़ता है आगे आकर के, और सामने वाले कैप्टन को उसको वो दिखाना पड़ता है कि बॉस आज हम कुछ नए इरादे से आए हैं, दूसरे इरादे से आए हैं। चाहे वो कोई भी आप वर्ल्ड कप उठाकर देख लीजिए, किसी भी का भी वर्ल्ड कप उठा के देख लीजिए, एक डिफरेंट पैटर्न होता है, एक डिफरेंट सेटअप होता है। यहां पर उनको एक चैलेंज थ्रो करना था बाबर। इस प्रोसेस में अगर वो आउट भी हो जाते ना, तो वो दुख नहीं होता, लेकिन वही सेम अप्रोच के साथ पाकिस्तान गई। उसके बाद फिर शान मसूद आते। शान मसूद ने थोड़ी बहुत अच्छी इनिंग खेली, लेकिन वही जो इंडिया ने गलती की कि 10 ओवर में 60 रन, 15 ओवर में 100 रन, तो इंडिया वहां 15 ओवर से 20 ओवर में अच्छे से कैपिटलाइज कर पाया, लेकिन यहीं पर पाकिस्तान मार खा गई। जो लास्ट के 5 ओवर थे उसमें उनके सिर्फ 30 रन आए और सारे विकेट्स वहीं पर उनके लूज होते चले गए, क्रम्बल करते गए पाकिस्तान। और मेलबर्न जैसे पिचेस में आपको उस तरीके से इनिंग नहीं खेलना होता है, आपको यहाँ पर 150 60 आपको 165 इज द विनिंग टोटल हियर। 165 अगर आपने बना दिए हैं, कोई भी चेजिंग टीम हो, यहाँ पर चेस करना उतना आसान नहीं होता है यार। ये पिच बहुत ही फ्लैट, उतना तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत लो बाउंस थी, स्पिनिंग थी। आदिल रशीद का बॉल देखिए कितना, उसका गूगली कितना साफ टर्न हो रहा था। उसके बाद आपका जो उसका रेगुलर लेग स्पिन है वो कितना टर्न हो रहा था। ये सारा कुछ देखते हुए भी बाबर आजम ने एक और यहाँ पे ब्लंडर किया कि अपने स्पिनर को वो गेम में लेकर नहीं आए, सिर्फ एक इंच से ज्यादा आपको करवाते रह गए, जबकि आपके पास 2-3 स्पिनर्स थे।
आपको वहां पर एक चांस लेना था, जब स्पेशली जब हैरी ब्रुक्स बैटिंग कर रहा था। वहां पर अगर आप ब्रुक्स या फिर स्टोक्स का विकेट आप निकाल लेते ना, तो मैच आपका जीता हुआ था। तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। जो पहले पाकिस्तान ने जो गलतियां की है वो तो हम आपको बता दूं। जो पाकिस्तान 137 रन बनाया यहाँ पे, 137 रन इस विकेट पे काफी नहीं थे क्योंकि 155 160 यहां पर बनने थे। और अगर आप यहां पे बना लेते तो आपके पास वो बॉलर्स थे जो डिफेंड कर सकते थे। आपके बॉलर्स बहुत बेहतरीन है बॉस, देख करके मजा आया। स्पेशली जो नसीम शाह ने जो स्विंग कराया, उसके बाद हारिस रऊफ ने जो पेस जनरेट की, और शाहीन अफरीदी ने जो पहले ओवर में एलेक्स हेल्स को बोल्ड किया, माइंड ब्लोइंग थी यार वो। मतलब लगा कि आज कोई बेस्ट बॉलिंग टीम उतरी है मैदान जंग पर और कुछ मिशन लेकर। अगर आपने अपने बॉलर्स को 15 से 20 रन और एक्स्ट्रा दे दिया होता, ये आपके बॉलर्स काम तमाम कर चुके होते। लेकिन फिर भी इस रन पे भी वो इतना जबरदस्त फाइट किए। बटलर हो गए, आपके हेल्स हो गए, ब्रुक्स हो गए, ये सभी का विकेट जब उन्होंने निकाला, फिल सॉल्ट हो गए, मतलब सारे क्रम्बल करना चालू कर दिए थे। और एक टाइम ऐसा आ गया था कि रन रेट जो था वो 8, 8.5, 9 तक का पहुंच चुका था। वहां पर आपको 1-2 विकेट, क्योंकि इंग्लैंड भी पैनिक कर रही थी, 2-3 रनआउट का ऑप्शन, आप चांसेस भी क्रिएट हुए थे। अगर वो डायरेक्ट हिट लग जाते तो काम तमाम था वहां पे इंग्लैंड का, फिर उनको कोई बाउंस बैक नहीं मिल पाता। तो वहां पर इंग्लैंड थोड़ी सी लकी रही। लकी इसलिए भी रही कि बहुत सारे बॉल्स जो नसीम शाह ने बॉलिंग की, जो रऊफ ने बॉलिंग की, वो और सदाब की भी जो बॉलिंग हुई वो प्ले एंड मिस हुई है। अगर उसमें एक आध एज लग जाता तो काम तमाम था वहां पे। तो इंग्लैंड स्पेशली लकी था। और जो आज हैरी ब्रुक्स ने किया, मतलब आउट हुआ लेकिन पाकिस्तान की उम्मीदों को भी आउट करके चला गया वो उसने जो कैच दिया शाहीन अफरीदी को, शाहीन अफरीदी ने वो कैच को लिया, और कैच लेने के बाद जो उनका जो जिस पैर में शायद इंजरी हुई थी, उसी पैर में दोबारा उनको वो इंजरी लगी। उसके बाद वो बॉलिंग नहीं कर पाए। तो वो ब्रुक्स ने ऑलमोस्ट इंग्लैंड को वहीं पे जिता दिया था कि आपके जो मेन बॉलर है, जिसपे आपने बेट लगा रखा है कि ये तो मेरे 2 ओवर मुझे निकाल करके अच्छा देगा, वहां पर अगर आपका बॉलर मिस हो जाए तो फिर पूरी इक्वेशन, पूरी कैलकुलेशन बिगड़ जाती है। और फिर इफ्तिकार अहमद आए। इफ्तिकार अहमद के अगेंस्ट में इंग्लैंड को चांस लेना ही लेना था। चांस लिया भी उन्होंने, और 5 गेंदों पर 13 रन लगा दिए। उसके बाद फिर मोहम्मद वसीम आए, उनके ओवर में 16 रन निकाल दिए। तो मैच वहीं पर समाप्त, देन एंड देयर हो गया था। स्पेशल नॉक्स बाय बेन स्टोक्स। ये मैन 2016 की बात है। 2016 में T20 का वर्ल्ड कप था, जहां पर वेस्ट इंडीज ने 4 गेंदों पर 4 छक्के लगाए थे कार्लोस ब्रैथवेट ने। वहां से ये आदमी खड़ा हुआ और फिर इसने लाइन लगा दी। जो भी टूर्नामेंट्स हुए उस पर ये छाया रहा, चाहे वो वेदर इट्स 2019 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था, पूरे इनको लास्ट तक लेकर के गया। अकेला वो लड़ा, अकेला, मतलब उस सीरीज में ही वो उसने बहुत जबरदस्त बॉलिंग बैटिंग की थी। वहां से उसने मैच को निकाला, और आज फिर ये दूसरा वर्ल्ड कप वो अपनी टीम को जिता कर ले गया। वेल प्लेड बॉल्स, और दिस शोज द कैरेक्टर। यहाँ पर इंसान का कैरेक्टर शो होता है। सेम मैं बोलना चाहूँगा कि हारिस रऊफ को, या फिर शाहीन अफरीदी को, मोहम्मद वसीम को, नसीम शाह को, कि आप लोग अपना हार्ट को लूज ना करें। एक वन ऑफ मैच था ये, और बहुत अच्छा आप लोगों ने खेला। इस तरीके से पाकिस्तान, अगर देखिए हारे आप जरूर, पर अगर आप लड़ कर हारे हो, इस चीज़ को आपसे मतलब ये आपको गर्व महसूस हमेशा करनी चाहिए कि हम हारे हैं, और हम वर्ल्ड चैंपियन से हारे हैं, और हम लड़कर हारे हैं। 137 को भी आप लोगों ने ऑलमोस्ट 187 बना दिया था। और जो इंग्लैंड नाज करती थी अपने बैटिंग स्टाइल को, अपने इसको, उसको भी आपने बकरी बना दिया था आज। वो सिर्फ बेन स्टोक्स खड़ा रह गया वहां पर, और शाहीन अफरीदी के जो 2 ओवर्स नहीं फेंके, वरना गेम का कहानी कुछ भी हो सकता था। कोई कुछ नहीं बोल सकता इस पे। लेकिन इस करने से पहले इंग्लैंड, पाकिस्तान अगर यहाँ पर 165 170 का स्कोर खड़ा कर देती, तो शाहीन अफरीदी का जो वो इंजरी आया वो भी आज निगेट हो जाता 170 रन पे। ये तो तय था। लेकिन पाकिस्तान हमेशा अपने जो लूज अपने 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 लिए खेलने वाला अंदाज, और अपने लिए खेलते हैं, और ये वो उसी में फंस कर रह गई। जो उनको काउंटर अटैक चाहिए था एंड ओवर्स में, वो मिला नहीं। वो वहां पर वो स्ट्रगल कर दी, और दे वर जस्ट लुकिंग आफ्टर कि वो मारेगा, ये मारेगा, नीचे वाला शादाब मारेगा, या नवाज मारेगा, या मोहम्मद वसीम मारेगा, बट वहां पे कोई भी किसी ने स्कोर नहीं बनाया। और जो पाकिस्तान टोटल चाहती थी वो बोर्ड्स पर नहीं लगे। बट उसके बाद भी जो वो लड़ाई लड़े 137 रन पे, वो काबिल एहतराम है, काबिल तारीफ है। आपको सैल्यूट है, और आप अपना हेड जो है वो नीचे ना करें।
हेड अपना हाई करे। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि बाबर आजम की पुअर कैप्टेंसी है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है। तो बॉस मैं आप सबको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, पाकिस्तान इतना पिछले 10 सालों में कितना इतना कंसिस्टेंट कभी खेला है? कभी खेला है कि वो एशिया कप के फाइनल्स में गया, तो पिछले वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल पे गया और इस वर्ल्ड कप में फाइनल पे गया? यार ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए, मुल्क के लिए, कि आप इतने कंसिस्टेंट आप खेल रहे हो। जो भी आपकी कंट्री में इतने मिसाइल्स है, इतने इश्यूज है, उसके बावजूद लोग क्रिटिसाइज करेंगे, करने दीजिए, वो उनका काम है यार, वो अपना काम करेंगे। आपको अपना काम करना है, टीम को मत तोड़वाइए, टीम को थोड़ा सा तराशिए, कौन इसमें से अच्छे प्लेयर है उसको पिक करिए, कौन इसमें से जाने वाले प्लेयर हैं या उनसे कोई बेटर प्लेयर है उसको आप फिल इन करिए। ये प्रोसेस होना चाहिए। ये नहीं कि आपने फिर से लाइन से आपने निकालना चालू कर दिया टीम को और फिर नई सेटअप प्लेयर्स बन रहे हैं, नए सेटअप वो बन रहे हैं। नहीं होना चाहिए ये चीज़। आपके सर्टेन जो प्लेयर्स हैं, सर्टेन जो प्लान्स हैं, बस थोड़ा सा इसमें पॉलिश जरूर करिए कि हाँ थोड़ा सा तेज खेलने की कोशिश करिए, या थोड़ा सा आपको, क्योंकि अब जो 2023 का वर्ल्ड कप है और 2023 के वर्ल्ड कप के हिसाब से आपको टीम बनानी होगी। आपको फखर जमान लाना पड़ेगा ओपनिंग स्लॉट पे, आपको इमाम उल हक लाना पड़ेगा ओपनिंग स्लॉट्स पे। ये दोनों आपके ओपनर्स होंगे। नंबर 3 पर बाबर आजम आएंगे, नंबर 4 पर आपको एक अच्छे इफ्तिकार हो गए या फिर इस टाइप के बैट्समैन को लाना पड़ेगा, 5वें पे रिजवान आएंगे, 6वें 7वें पे आपको कोई और लुक आउट करना पड़ेगा। तो उस तरीके से आप टीम बिल्डअप करने पे चलिए। जो होना था वो हो गया, जो आप करना चाहते थे, जो आपने नहीं कर पाया, वो मसले मसाइल, वो उम्मीद, वो आपका एक सोच, वो हमेशा आपके साथ रहेगा, उसको अब कोई नहीं छीन सकता। लेकिन आगे यहाँ से क्या करना है ये आपको देखना होगा। फैंस डिसअपॉइंटेड हैं, फैंस डिसहार्टेंड है, कोई इस पे ब्लेम करेगा, कोई उस पे ब्लेम करेगा, बट बिलीव मी गाइस, पाकिस्तान रियली प्लेड वेरी वेल विद दिस 137 रन्स। मैं कोई कंपेयर नहीं करूंगा कि इंडिया ने बुरा खेला, ये खेला, वो खेला, लेकिन इस टीम ये 137 रन कोई अगर डिफेंड कर सकता था तो वो सिर्फ पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक कर सकती थी, और किसी में वर्ल्ड में ताकत नहीं थी कि 137 को डिफेंड कर सके और इतना क्लोज और इतने इंग्लैंड को नाको चने चबवा दे। तो ये चीज आपको हमेशा लेना पड़ेगा और यहां से आपको बेटर होना है, यहां से आपको और अच्छा खेलना है। जो आप पे दाव खेला गया है, पीसीबी ने जो किया है वो उसको आप आज ट्रिब्यूट दे रहे हैं, उसको आप आज एक तरह से ऑनर कर रहे हैं कि हमें आपको जो बैकिंग मिली है, जो बैकिंग है वो हमेशा मिलती रहनी चाहिए। अगर बैकिंग मिलती है बोर्ड्स की तरफ से तो यही टीम कल की डेट में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। देखिए हार जीत ये सब कुछ हो, मैं इंडिया का मुकाबला अगर देख लूं तो इंडिया ने भी मैच हारा, लेकिन जिस तरीके से हारा, जो अंदाज से हारा, वो गलत था मुझे। और दूसरा चीज, इंडिया के पास पोटेंशियल था कि वो कर सकते थे, पाकिस्तान के पास कोई पोटेंशियल नहीं था कि कोई सोचा भी होगा कि फाइनल जाएगी पाकिस्तान। बट वो वहां से गए, चाहे जिस भी रीजन से गए यार, गया तो ना, जिस भी रीजन से गए आप गए वहां पर। लेकिन हेड्स ऑफ टू इंग्लैंड टीम ऑल्सो कि वो स्पेशली जो इनके 3 मैचेस थे जहां पर सिर्फ एक विन थी उनके पास, एक लॉस थी और एक मैच रद्द हो गया था, वहां से वो अपने आप को निकाले और आने वाले 2 मैचेस जीतना बहुत जरूरी था उनके लिए और दोनों मैचेस वो जीते, वेदर इट्स विद श्रीलंका, वेदर इट्स विद न्यूजीलैंड। और उनको डाउन एंड आउट करते हुए जब वो टीम आई आगे चल करके, तो सेमीफाइनल में जो उनका टफ मैचेस हुआ, जो उनका कड़ा मुकाबला हुआ सेमीफाइनल में, स्पेशली इन इंडिया, और इंडिया उस मैच में फर्म फेवरेट थी। इंडिया उस मैच में फर्म फेवरेट थी। इंडिया के साथ ये प्रॉब्लम थी कि इंडिया जो पोटेंशियल रखती है ना वो खेल नहीं पाई थी। वहां पर इंडिया को 185, 190, 195 तक टच करना था। अगर 195 वहां पे हो जाते, और ऐसा नहीं था कि वो पिच 195 वाले नहीं थे, वो पिच पूरी 195 वाले थे क्योंकि फ्लैट ट्रैक थे। आपने अपने ने ये सोच लिया कि ये कोई और टीम है, उस टीम के साथ हम खेल रहे हैं, जिम्बाब्वे हो गया या नीदरलैंड हो गया या आयरलैंड हो गया, हम ऐसी टीमों के साथ खेल रहे हैं तो हम हमारे बॉलर्स बचा लेंगे। यार आपको पता है कि आप किस बॉलर को लेकर के आए हो, वहां पर आपको ये टोटल कभी भी आप नहीं बचा सकते थे। चाहे आप 1 विकेट ले लेते, 2 विकेट ले लेते, 4 विकेट ले लेते, लेकिन ये जो बॉलर्स हैं, ये बॉलर उस तरीके के नहीं है कि आप उन्हें ये शो करें कि, एक सेकंड गाइस, हाँ, ये विकेट उस तरीके की नहीं है कि आप उनको ये बोले कि बॉस आपको इतने रन डिफेंड करने हैं।
तो चलिए, जो हुआ सो हुआ। अब यहाँ से आगे आपको देखना है, हेड अपने हाई रखिए। आपने कोई बुरी क्रिकेट नहीं खेली है। 137 पे भी जो आपने लड़ाई लड़ी है वो काबिले एहतराम है, वो काबिले तारीफ़ है। और एक फैंस के लिए, एक क्रिकेट नेशन के लिए ये एक अच्छी बात है कि हमें एक अच्छा फाइनल देखने को मिला। और पाकिस्तान की तरफ से देखिए, जो अब डिफरेंसेस होंगे या ब्लेमिंग होंगे या इसके ऊपर उसके ऊपर होंगे, वो कल से होने चालू होंगे। आज आपने कोई गलतियां नहीं की है, फाइनल है, सबके साथ ऐसा होता है। कोई ऐसा, हम भी 2003 का फाइनल हारे थे यार ऑस्ट्रेलिया के साथ, इससे बुरी तरीके से हारे थे, 360 हमने लगवा दिया था। और वहां पर फिर जब हमारी चेस की बारी आई तो सारे प्लेयर्स हमारे फ्लॉप होकर चले गए थे, क्योंकि हमको पता ही नहीं था 360 चेस कैसे करना होता है। आज से पहले हुए नहीं थे कभी, 2003 की बात कर रहा हूं मैं। तो आपने लड़ा, उसको चिन अप करिए और ऊपर लेकर के जाइए अपने गेम को। जहां जहां आपने गलतियां की है वहां वहां से अब सुधारिए। कटाक्ष करने वाले लोग कटाक्ष करेंगे, करते रहेंगे, लेकिन आपने यहाँ पर बहुत ही अच्छा खेला है। मैं एज ए क्रिकेट फैन बात कर रहा हूँ, मैं एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान ने इस पिच पे 137 पे भी लड़ने का जो गुर्दा दिखाया है, जो हिम्मत दिखाया है, उसकी काबिले तारीफ है बहुत। कोई और टीम होता तो ये 14-15 ओवर में इंग्लैंड मार करके निकल गया होता, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने अटैक किया इंग्लैंड के ऊपर और एक विकेट लेते चले गए। जो फील्डिंग्स देखा मैंने, हारिस रॉफ ने जो बाउंड्री लाइन पे जो 4 बचाया, वो दिख रहा था यार उनके एफर्ट्स। और वो बंदा को मैंने कल भी तारीफ किया था यार कि हारिस रॉफ अपना पूरा जिगर दे देता है, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, चाहे वो एफर्ट्स की बात हो। बैटिंग भी वो करता है थोड़ी बहुत जो भी उसको आती है, लेकिन वो पूरे अपने जान झोंकता है टीम के ऊपर। और टीम को ऐसे ही प्लेयर्स चाहिए। टीम को स्टार्स नहीं चाहिए कि हाँ भुवनेश्वर कुमार सीनियर है तो ये सीनियर है। आपको एफर्ट जेलअप टीम चाहिए कि हाँ, जो एक दूसरे के साथ बॉन्डेज हो और एक दूसरे को समझे। अगर अर्शदीप पिट रहा है तो भुवनेश्वर आकर के उसको थपथपाए, कोई बात नहीं, ये लाइन पे बॉलिंग करो, जिस तरह से जहीर खान किया करता था यार। सीनियर का यही काम होता है। तो इंग्लैंड को बहुत बहुत मुबारक, स्पेशली बेन स्टोक्स को। सैम करन आज मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज दोनों डिक्लेयर किए गए हैं। सैम करन का भी इस टूर्नामेंट में पुनर्जन्म हुआ है एक तरीके से, क्योंकि सैम करन को इंग्लैंड ने ऑलमोस्ट डाउन एंड आउट कर दिया था। इस सीरीज में रीच टॉपली और मार्क वुड अगर फिट होते तो ये दोनों खेल रहे होते, सैम करन और वो बाहर बैठे होते। लेकिन जो इस तरीके से अपने आप को रिजुविनेट किया है सैम करन ने, स्पेशली डेथ बॉलिंग पे, मैं बहुत सैम करन को हमेशा लोग स्विंग बॉलर के हिसाब से देखते हैं, लेफ्ट आर्म स्विंग जो उसकी होती है, लेकिन वो जो डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट बना, वो बहुत ही बड़ा चेंज लाया। उसने करके दिखाया। फर्स्ट मैच जो उसने खेला अफगानिस्तान के साथ, वहाँ पे 5 विकेट निकाले थे। आज के मैच में उसने 3 विकेट निकाले और मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज दोनों लेकर के वो गया। तो वो बंदे ने अपना जो लायन हार्ट है ना, वो शो किया। वो उसमें पोटेंशियल फुल है, उसको बैकिंग नहीं मिल रही थी, उसको सही कैप्टन नहीं मिल रहा था, और जॉस बटलर ने उसको वो चीज़ दोनों प्रोवाइड कराया कि बॉस आप ही हमारे डेथ बॉलर हो और आप ही हमारे मिडिल के ओवर निकालोगे। तो जब वो एक बैकिंग मिल जाती है ना, तो फिर बॉलर का जो दिल होता है ना, वो इतना बड़ा हो जाता है। ये आप पूछ सकते हैं किसी भी बॉलर से कि जब कैप्टन की बैकिंग आपके ऊपर हो जाती है ना, तो फिर तो वो बॉलर चांद पे भी जाकर के बोलेंगे बॉलिंग करने के लिए, तो वो कर देगा। सैम करन ने यहाँ पे बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। उसके बाद आपके क्रिस वोक्स हो गए, बेन स्टोक्स हो गए, क्रिस जॉर्डन ने भी डेथ ओवर्स में बहुत ही कमाल की बॉलिंग की। लास्ट में 1-2 विकेट भी निकाल करके दी जहां पर जरूरत थी इंग्लैंड को। और जो पाकिस्तान ने जो लास्ट के जो 5 ओवर बैटिंग की ना, वो बहुत दर्दनाक और शर्मनाक थी। वहां पर अगर 50 रन भी आ जाते हैं ना, 50-55 रन, तो 155 रन आपका आराम से, क्योंकि 115 ओवर में शायद आपके 105 या 106 रन के आसपास थे आप। 5 ओवर में, अगला 5 ओवर में 55 आ जाते तो 160-161 तक पहुंच जाते आप। लेकिन वो जो फेज था वो बहुत गंदा फेज गया पाकिस्तान के लिए। वहीं से आपकी जो शॉर्ट रन थे वो हुए, और फिर इंग्लैंड को पता था कि रन बॉल चेस करना है। और इंग्लैंड, मैंने पहले ही बताया था, इंग्लैंड 6 ओवर में पावर प्ले का बहुत यूटिलाइज करती है। आज भी उन्होंने 6 ओवर में 49-50 रन खींच डाले। जब 50 रन आप 6 ओवर में बना देते हो ना, और जब स्पेशली और चेजिंग 137, तो फिर प्रेशर रहता नहीं है किसी भी मौके पे, क्योंकि इंग्लैंड 10 ओवर में शायद 70-72 रन के आसपास थी, 72-73 के आसपास थी। और वहाँ से फिर उनको नेक्स्ट 10 ओवर में मुश्किल से 67-68 रन चाहिए थे। तो वो कोई प्रेशर नहीं होता है, स्पेशली इन T20। और जबकि बेन स्टोक्स
माहिर खिलाड़ी है T20 के, उनको पता है कि किस तरीके से चेस करना होता है, किस तरीके से अपनी टीम को लेकर, वो सिर्फ वेट कर रहे थे कि जब ओकेजन आएगा मैं उसी समय रिस्क लूंगा, अदरवाइज जो सामने वाला बैट्समैन होगा वो रिस्क लेगा, मुझे इन तक खेलना है, ये मुझे श्योर करना है। तो इसीलिए आपने देखा भी होगा कि हैरी ब्रुक्स आपके रिस्क ले रहे थे, चांसेस ले रहे थे और आउट बाउंड्रीज निकाल रहे थे, लेकिन वो उसी चक्कर में आउट होकर के चले भी गए। लेकिन जब आउट होकर के गए तो पाकिस्तान को उन्होंने काम भी लगा दिया। शाहीन अफरीदी को कैच लेते हुए जो अनफिट हो गए, वहाँ से जो 2 ओवर पाकिस्तान को एडवांटेज एक्स्ट्रा मिल गए, 1 ओवर तो इफ्तिकार ने कराया और लास्ट ओवर शायद नवाज आते या इफ्तिकार ही बॉलिंग करने आते, मैच तब तक ख़त्म हो चुका था। तो इस तरीके से आज इंग्लैंड ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीता। सेकंड ऐसी कंट्री है आफ्टर वेस्ट इंडीज़ जो 2 T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है। सो हेड्स ऑफ टू देम। और यहाँ पर मैं इयान मॉर्गन का भी तारीफ करना चाहूँगा कि इयान मॉर्गन ने जो 2015 के बाद जो टीम बनाई और जो अप्रोच रखा, वही अप्रोच से आज इंग्लैंड जीती है। वरना इंग्लैंड बहुत सुस्त और बहुत स्लो टीम हुआ करती थी। इंग्लैंड के सामने अगर 250 ओवर में 220-230 रन का टारगेट मिल जाता था, इंग्लैंड उसको भी बहुत मुश्किल से चेस कर पाती थी। तो इयान मॉर्गन और उनकी मैनेजमेंट को ये सारा क्रेडिट जाता है कि जो उन्होंने बेंचमार्क सेट करके गए हैं और जो वो खेलने स्टाइल ऑफ प्ले अपना चेंज किया उन्होंने, स्पेशली जॉनी बेयरस्टो, बेन स्टोक्स हो गए, जॉस बटलर हो गए, इयान मॉर्गन हो गए, उसके बाद आपके एलेक्स हेल्स हो गए, जेसन रॉय हो गए, ये सारे प्ले, लियम लिविंगस्टन हो गए, मोइन अली हो गए, ये जो कॉम्बिनेशन इन लोगों ने बनाया ना, ये 2015 से लेकर के आज तक यही कॉम्बिनेशन खेल रहे हैं। मैंने बहुत रेयर देखा है कि इंग्लैंड ने कॉम्बिनेशन अपना चेंज किया और इसको एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, कभी उसको ला रहे हैं, कभी इसको ला रहे हैं। ये राहुल द्रविड़ की जो पुअर अप्रोच थी ना, जो ये बर्बाद कर दी टीम इंडिया को। मैं ऐसा लगता है राहुल द्रविड़ ने केमिस्ट्री लैब खोल रखा है और सारा एक्सपेरिमेंट, तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, और जब मौके की बारी आती है तो फिर सारे जो पुराने नामचीन गिरामचीन होते हैं वो आ जाते हैं खेलने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना यार। आप टीम बना रहे हो तो टीम को साथ आप पूरा देखो, जांचो, परखो आपने किया क्या, मतलब पिछले गलतियों से वही प्लेयर्स को उठा करके दोबारा खिला दिया जो प्लेयर्स गए थे। हमने युजवेंद्र चहल को मौका ही नहीं दिया खेलने का यार, ये सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी गलती थी। आपको 1-2 मैच में, नीदरलैंड वाले मैच में हो गए, जिम्बाब्वे वाले मैच में हो गए या बांग्लादेश वाले मैच में हो गए, वहां पर उसको चांस देना था यार। आप अक्षर पटेल को बिठाते और आप युजवेंद्र चहल को खिलाते। आप अश्विन के साथ जा रहे हो, ठीक है जाइए, आपको युजवेंद्र चहल को वहां पर खिलाना था और देखना था कि वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है, क्या उसकी बॉलिंग है और क्या नहीं है। आपको यहां पर युजवेंद्र चहल को जरूरत थी। अगर वो युजवेंद्र चहल को नहीं खिला रहे, मतलब 2020 का वर्ल्ड कप में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपने नहीं खिलाया, यहां पे सिलेक्शन हुआ, आप पूरे मैच उसको बेंच में बिठाते रह गए। मौका दो ना यार। नीदरलैंड के साथ क्या हो जाता आपको अगर वो मौका दे देते तो? लेकिन आपके स्कीम ऑफ प्लान में ही नहीं था वो। आप युजवेंद्र चहल को खिलाते, अक्षर पटेल को बिठाते और अपने बैट्समैन को एक प्रेशर देते यार कि आपको रन बनाने हैं इतने, वी आर ऑलरेडी शॉर्ट। बट रोहित शर्मा ने अपने ईगो में आकर के, अपने उसमें आकर के कि हम बैट्समैन शॉर्ट हैं इसलिए हमको एक बैट्समैन चाहिए होगा नीचे, चाहिए होगा नीचे, क्या कर लिया वो बैट्समैन ने? अक्षर पटेल ने 6-7 मैच खेले, किसी में भी अच्छी बॉलिंग की हो तो बता दीजिए मेरे को। फॉरगेट अबाउट यार, लेफ्ट आर्मर का यहाँ पर रोल ही नहीं था उतना अच्छा। जडेजा का क्या है कि जडेजा आपका इकोनॉमिकल बॉलर बन जाता है। अगर उसको विकेट्स नहीं मिल रहे ना, विकेट से मदद नहीं है उसको, या फिर विकेट नहीं वो ग्रैब कर पा रहा है या ले पा रहा है, तो वो इकोनॉमिकल बॉलिंग करना चालू कर देता है। उसको एक्सपीरियंस इतना है। तो युजवेंद्र चहल को आपको बॉलिंग अटैक करके जाना चाहिए यार। आप डिफेंसिव माइंडसेट के साथ जाओगे तो फिर कैसे होगा? आपको वहां पे भले वो युजवेंद्र चहल 3 ओवर में 35 रन दे देता, लेकिन 2 से 3 विकेट निकाल कर देगा वो। खैरहाल जो हो गया सो हो गया। अब आप टीम बनाएं तो उसी आकार का बनाएं कि जो T20I खेल रहा है, चाहे वो आपके यंगस्टर्स खेल रहे हो तो यंगस्टर वाले ही टीम आगे जाकर के खेलेंगे। अब ये नहीं होना चाहिए कि आप पूरे साल भर इनको खिला रहे हो और जब मौका आए तो फिर से आप KL राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली और इन सबको सिलेक्ट कर रहे हो। जो खेल रहा है वही खेलेगा, जो कैप्टन है वही कैप्टनशिप करेगा। रोहित शर्मा साल भर में कैप्टन रहते हैं तो साल में वो 4 महीना तो खेलते ही नहीं है यार, 5 महीना तो टीम के साथ ही नहीं रहते हैं वो। अजय जडेजा ने भी ये बात कल उठाई, ही इज नेवर विद द टीम। जब आप टीम के साथ नहीं रहोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा बॉलर किस मौके पे मेरा काम आता है? आपको लगा कि भुवी है,
ये अपना स्विंग स्पिन करेगा, अपना 2-3 ओवर निकाल लेगा, 2-3 विकेट मिल जाएगा, मेरा काम आसान हो जाएगा। यार देखो तो सही कि कौन किस मौके पे काम आ रहा है, किसको कहां पर खिलाना है। नहीं तैयार है तो आप अपने मुंबई इंडियंस से बॉलर को निकाल लेते यार, कुछ तो करते एक्स्ट्रा, कुछ तो अलग से अलग काम करते आप, लेकिन नहीं, हमको उसी सेटअप पे जाना है, हमें उसी पैटर्न पे जाना है, बुमराह ही हमारा रहेगा। बुमराह अगर फिट नहीं है बॉस तो आपको उसका रिप्लेसमेंट उसी टाइम इमीडिएटली वो करना था। ये हम बाहर से देख रहे हैं लोग, उनको पता चल रहा है, आपके साथ तो वो खेल रहा है तो आपको पता होगा कि उसकी इंजरी कितनी सीरियस है या क्या उसको हुआ है। आईपीएल क्यों खिलाते हो यार, जब वो इंजर्ड होता है तो क्यों उसको पूरा का पूरा आईपीएल खिलाते हो आप लोग। हमारे पास बॉलर्स की कमी है, 8-10 टीमें हैं हमारे पास यार, 10 टीमें में से 2-2 प्लेयर तो इंडियन पेसर होंगे ही होंगे, 20 तो आपको मैं ऐसे ही गिना दूं, उसमें से हम 3 या 4 पेसर को नहीं निकाल पाए। वेयर इज टी नटराजन यार। हर फॉर्मेट का एक अलग बॉलर होता है, इसको आपको समझना होगा यार कि हर फॉर्मेट का एक अलग बॉलर होता है। T20 के हिसाब से हमको एक डिफरेंट पैटर्न ऑफ बॉलर के साथ जाना होता है, जो कभी मिस्ट्री हो गया या फिर कभी आपका स्लोअर वन हो गया, डेथ स्पेशलिस्ट हो गया, जो पावर प्ले में जो बॉलिंग कर, भुवी इज गुड फॉर पावर प्ले यार, उसको मार पड़ गई ठीक है, लेकिन भुवी आपका 3 ओवर डेथ में बॉलिंग नहीं कर सकता है भुवी। तो 2 साल का टाइम है दोस्तों, 2 साल के टाइम में आपको टीम बनानी है। पहले तो ये 2023 का जो हमारा अक्टूबर नवंबर में वर्ल्ड कप है, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। कौन सा बैट्समैन कहां पर खिलाना है, केएल राहुल को लेना है या श्रेयस अय्यर को लेना है या सूर्य कुमार यादव को लेना है, वो सारा कुछ डिसाइड करना है। मेरे हिसाब से तो मैं आपको प्लेइंग 11 बताऊं तो शिखर धवन, आपके रोहित शर्मा, तीसरे पे आपके विराट कोहली, चौथे पे आप सूर्य कुमार यादव को लेकर के आइए, 5वें पे आप पंत को रखिए, 6वें पे आप हार्दिक पांड्या को लेकर आइए, 7वें पे आप जडेजा को लेकर के आइए, 8वें पे आप, अगर इंडिया में मैच हो रहा है, स्पिन का ट्रैक है, तो वहाँ पर आप या तो अश्विन के साथ जा सकते हैं या फिर या तो आप वाशिंगटन सुंदर के साथ जा सकते हैं। 9वें नंबर पर आप बुमराह को लेकर के आइए, 10वें नंबर पे आप सामी को लेकर के आइए, 11वें पे आप युजवेंद्र चहल को लेकर के आइए। 3 स्पिनर अटैक, 3 पेसर अटैक, 6 आपके ये हो गए, इनफ है आपके लिए। इंडिया कंडीशन के लिए ये बेस्ट सूटेड प्लेयर्स होंगे आपको, और इसी को आप अगला 1 साल आप इन्हीं के साथ जाइए, कोई रेस्ट नहीं, कोई बीच में कुछ भी नहीं। आप अगर वो इंजर्ड हो जाता है बाहर करिए, हमको नहीं चाहिए ऐसे प्लेयर्स जो रेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद फिर जब मौका आता है तो फॉर्म में नहीं है और वो चल रहे हैं। 2011 का वर्ल्ड कप जीतने का हमारा सबसे बड़ा रीजन यही था कि हमारे सारे प्लेयर्स फॉर्म में थे एक्सेप्ट महेंद्र सिंह धोनी, चाहे वो आपके सचिन तेंदुलकर हो, सहवाग हो, विराट कोहली हो, गौतम गंभीर हो, युवराज सिंह हो, आपके सुरेश रैना हो। धोनी बस इकलौता ऐसे थे कि जो फॉर्म में नहीं थे, लेकिन फाइनल में उन्होंने ही एक मास्टर क्लास इनिंग खेल दी और वो मैच हमको जीत कर दे दिया। तो बड़ा प्लेयर जो होता है वो बड़े ओकेजन पे राइज करता है। चलिए, अगला मैच इंडिया का जो नेक्स्ट टूर है वो न्यूजीलैंड के साथ है। न्यूजीलैंड ने अभी अपनी टीम डिक्लेयर नहीं की है, इस पर हम कल से चर्चा करना शुरू करेंगे। अभी इंग्लैंड इज अ ट्रू विनर फॉर दिस ICC T20 वर्ल्ड कप, और उनको मुबारक हो। पाकिस्तान को डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है, आप हारे हो, लड़कर हारे हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, अब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।